नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान में चंद घंटे बाकी हैं। लेकिन क्या पहले चरण के मतदान के बाद ऐसी सूचनाएं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हाईकमान को पहुंची हैं कि जनता का रुख कुछ बदला हुआ है? क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी को ऐसा लगने लगा है कि यह चुनाव हाथ से निकलने वाला है? क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी को यह एहसास हो गया है कि हिंदू मुस्लिम किए बिना इस चुनाव में नैया पार लगने वाली नहीं है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और समाज के सामने मौजूद जरूरी मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आ गए हैं? वे लगातार कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगा रहे हैं। पहले वे कहते रहे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बताया गया है कि कांग्रेस अगर सरकार में आई तो वो देश के लोगों की संपत्ति, गहने, गुड़िये, जेवरात ये सब छीनकर मुसलमानों को बांट देगी। इससे भी जब काम नहीं चला तो नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली को न्योता दे दिया है चुनाव में आने का। जी हां, आप एकदम ठीक सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग बली को यानी हनुमान जी को चुनाव में लेकर आ गए। ये सारे मुद्दे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि ये चुनाव और इस चुनाव के लिए उनके मतदाताओं तक पहुंचने का अगर कोई एक रास्ता है तो वो हिंदू मुस्लिम का नारा ही है। आइए इसकी सिलसिलेवार पड़ताल करते हैं। पहले बात करते हैं कि पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री ने कौन कौन से आरोप लगाए और उनकी क्या हकीकत रही। उसके बाद बात करेंगे बजरंग बली की। तो आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों आरोप लगाया था जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे कांग्रेस न्याय पत्र कह रही है। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। यानी कमाल की बात तो यह थी कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे और प्रधानमंत्री ने यह आरोप मढ़ दिया था। लेकिन जब कांग्रेस ने यह चैलेंज किया कि आप इस घोषणा पत्र में ऐसा एक भी बिंदु खोज कर बताइए जो मुस्लिम लीग की छाप वाला हो, और इसके साथ साथ तमाम निष्पक्ष पत्रकारों, प्रेक्षकों, सामाजिक विचारकों ने, इतिहासविदों ने यह खुलासा कर दिया कि मुस्लिम लीग के साथ तो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरखों का, उनके पितृ संगठन का बहुत करीबी रिश्ता रहा है। उसके बाद इस मुद्दे पर खामोशी छा गई, क्योंकि लोगों ने बता दिया मोदी जी को कि देश की आजादी से पहले 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा के लोग सरकार में शामिल थे। यानी हिंदू महासभा, सावरकर की पार्टी और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वे विधिवत मुस्लिम लीग की सरकार में बंगाल में मंत्री थे। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकारों में सावरकर की पार्टी, हिंदू महासभा शामिल थी। जैसे तैसे उस मुद्दे से बीजेपी पीछे हटी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लोगों के घरों में रखे हुए सोने, चांदी, जेवरात, यहां तक कि मंगलसूत्र पर नजर रखे हुए है। माताओं बहनों से नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका मंगलसूत्र भी कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आई तो छीन लेगी और मुसलमानों को बांट देगी। आइए सुनते हैं बांसवाड़ा राजस्थान में प्रधानमंत्री ने किन शब्दों में यह आरोप लगाया था और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई। आइए सुन लीजिए। एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी।
इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना, वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार माताओं बहनों के मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसके जवाब में पूरी कांग्रेस पार्टी उतर आई और पार्टी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में, हमारे न्याय पत्र में कहां इस बात का उल्लेख है, वो मोदी जी बता दें। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा कि अगर आपको हमारी पार्टी का घोषणा पत्र समझ में न आ रहा हो तो मैं मिलकर आपको समझा देता हूं, या मुझे बता दीजिए इस पार्टी के घोषणा पत्र में ये सारे बिंदु कहां, किस पृष्ठ पर लिखे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलने का समय नहीं दिया है। लेकिन मंगलसूत्र का मुद्दा इस कदर गरमाया कि व्यक्तिगत आरोप भी प्रधानमंत्री पर लगे। यद्यपि हम उन व्यक्तिगत आरोपों पर नहीं जाएंगे जिनमें यह कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने द्वारा मंगलसूत्र का मान नहीं रखा हो, वो दूसरों के मंगलसूत्र की चिंता कैसे कर सकता है। लेकिन इसका सबसे तीखा और करारा जवाब दिया है कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो महिलाओं के, माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लेगी। तब प्रियंका गांधी ने अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश को जेवर देने और अपनी मां के मंगलसूत्र कुर्बान करने की बात कही है। उन्होंने कहा मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हो गया। आइए सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है,
तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी के इस जवाब के बाद फिलहाल बीजेपी की तरफ से इसका कोई सीधा उत्तर नहीं आया है। प्रियंका गांधी जिस संदर्भ में बात कर रही है उसका संदर्भ यह है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था और देश की सेनाओं को संसाधनों की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने जेवरात सेना को सौंप दिए थे। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि मेरी मां का सुहाग देश पर कुर्बान हो गया, तब वे अपने पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत का ध्यान दिला रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अब बजरंगबली को लेकर आ गए हैं। आइए उस मुद्दे को भी आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री ने टोंक राजस्थान में मंगलवार को आम सभा में कहा कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है, अपराध हो गया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में एक ऐसी घटना हुई है जिसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है। आइए पहले टोंक राजस्थान में दिए गए इस भाषण को सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि वो कौन सी घटना है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना कांग्रेस के राज में अपराध है। आइए सुनिए। आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है।
और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए। तो आपने सुना प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं संदर्भ क्या है प्रधानमंत्री के इस आरोप का। दरअसल में पिछले महीने कर्नाटक में एक घटना हुई। एक दुकानदार अपनी दुकान पर अपने म्यूजिक सिस्टम पर हनुमान चालीसा सुन रहा था। उसी वक्त अजान का वक्त आ गया। आसपास के कुछ मुस्लिम युवकों ने उस दुकानदार से कहा कि यह अजान का वक्त है, इसलिए हनुमान चालीसा का जो वॉल्यूम है उसे कम कर दो या इसे बंद कर दीजिए। विवाद बढ़ा दोनों गुटों के बीच में, दोनों में मारपीट हुई। बाकायदा इसका केस रजिस्टर हुआ कर्नाटक के थाने में। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन मुस्लिम युवकों ने इस हिंदू युवक के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने इस कार्रवाई में कोई देरी नहीं की। कर्नाटक पुलिस का यह दावा है, स्थानीय लोगों का भी दावा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस हिंदू युवक के साथ मारपीट हुई थी उसने अपनी एफआईआर में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया कि घटना इसलिए हुई कि वो हनुमान चालीसा सुन रहा था। लेकिन वहां के जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने इस पर बवाल खड़ा कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने और तमाम सोशल मीडिया की वेबसाइट्स वगैरह ने इसे इस रूप में ही प्रस्तुत किया कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है, जबकि कर्नाटक की पुलिस ने जिन लोगों ने मारपीट की थी उन आरोपियों के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया, उन्हें हिरासत में लिया। लेकिन कर्नाटक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बजरंगबली और हनुमान जी का नाम इससे पहले भी एक बार ले चुके हैं। पिछले साल यानी 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि बजरंग दल, पीएफआई जैसे उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, जो घृणा फैलाने का काम करते हैं। उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में से बजरंग दल शब्द को पकड़कर उसकी तुलना बजरंगबली से कर दी। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के चुनाव अभियान में कई जनसभाओं में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो वो बजरंगबली को, यानी आपके आराध्य को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य सेवक बजरंगबली को ताले में बंद कर देगी। जी हां, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बजरंग दल पर प्रतिबंध का मतलब है बजरंगबली को ताले में बंद करना। उन्होंने यहां तक अपील की थी कि कर्नाटक के लोग जब वोट डालने जाएं तो बजरंगबली का नारा लगाकर जाएं, बजरंगबली का नारा लगाएं और कमल के निशान पर वोट डालें। लेकिन लगता है कर्नाटक की जनता ने बजरंगबली और बजरंग दल को एक नहीं माना। कर्नाटक की जनता ने समझ लिया कि बजरंग दल एक संगठन है जो कई तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहता है, कई बार उस पर उपद्रव के आरोप भी लगते हैं, और बजरंगबली अलग हैं, वो भगवान राम के अनन्य सेवक हैं और बहुत सारे लोगों के इस देश में आराध्य हैं। लोग बजरंगबली की पूजा करते हैं। लेकिन बजरंग दल और बजरंगबली एक नहीं है। कर्नाटक की जनता ने ऐसा बताकर वोट किसी और पार्टी को दे दिया, यानी कांग्रेस को वोट दिया, और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। लेकिन जिस तरह से कल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का जिक्र किया है, जिस तरह कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना कांग्रेस के शासन में अपराध है, उससे ऐसा लगता है कि कर्नाटक की हार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई सबक नहीं सीखा है। इसलिए एक बार वे फिर से उसी ढर्रे पर आ गए हैं
लगता है आने वाले और 6 चरण के मतदान में बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को और गरमाया जाएगा। देखना यह होगा कि देश की जनता किन मुद्दों पर ध्यान देती है। उसे रोजगार, महंगाई, न्याय जैसे मुद्दे पसंद आते हैं या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का साथ देती है। यह अधिकार जनता का है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री की इस तरह के मुद्दों को उठाने की बेचैनी ये बता रही है कि आने वाला चुनाव, ये चल रहा लोकसभा चुनाव उनके लिए कहीं ना कहीं कठिन होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।